गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार, आपके माता पिता ये बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आप सभी बच्चों को मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ही स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 8वीं का आधुनिक भारत, जो कि इतिहास सब्जेक्ट है। और आज हम लोग आधुनिक भारत का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक भाग 1। क्योंकि यह बच्चों व्यापार से साम्राज्य तक का जो चैप्टर है वह काफ़ी लंबा है और इसे हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत ही शुभकामना है। और गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आज हम लोग अंग्रेज किस तरह से व्यापार करते हुए हमारे भारत देश के भाग्य विधाता बन गए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया, लेकिन आज हमें विस्तार से इसे जानने का अवसर प्राप्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यापार से साम्राज्य तक। तो बच्चों, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में मुगलों का शासन था। और मुगलों का जो अंतिम, अगर कहा जाए, शक्तिशाली या अंतिम जो मुख्य रूप से जो शासक थे वह थे औरंगजेब। बच्चों, जब औरंगजेब की मृत्यु, याद रखना है कि औरंगजेब की मृत्यु जो है वह 1707 ईस्वी में हुई थी। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय जो मुगल साम्राज्य का विघटन होना एक तरह से प्रारंभ हो गया। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद से जो है भारत में मुगल साम्राज्य का टूटना, विघटन होना प्रारंभ हो गया। क्योंकि इस दौरान जो था वो मुगल सूबेदार, जो मुगल सल्तनत को या मुगल जो साम्राज्य था उसको चलाने के लिए बहुत सारे सूबेदार नियुक्त किए गए थे और बड़े जमींदार भी थे। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने क्षेत्रीय सत्ता को कायम करना प्रारंभ कर दिया। यानी जब औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो उस समय कहा जाए कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय उस बड़े मुगल साम्राज्य को संभालने के लिए कोई अच्छा या योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया। ठीक है, औरंगजेब जब मर गया तो उसके मरने के बाद उनका योग्य जो उत्तराधिकारी होना चाहिए, जो पूरे देश को पर शासन करने की योग्यता रखनी चाहिए, वो शासक नहीं मिला। जिसके वजह से क्या हुआ कि जो मुगल सूबेदार थे, जो किसी प्रांत को चलाते थे, और जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन लोगों ने क्या किया कि अपनी क्षेत्रीय सत्ता जो है वो कायम करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, यानी जो औरंगजेब जब मृत्यु हो गई तो उस समय मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपना अपना क्षेत्रीय सत्ता जो है वो कायम करना प्रारंभ कर दिया। अब बच्चों, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि जब ये घटनाएं भारत में हुई, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और क्षेत्रीय सूबेदार या जमींदार जो है अपनी अपनी सत्ता को, अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता जो है कायम की, उसी दौरान जो है हमारे भारत देश में मुख्य रूप से 4 विदेशी, कहा जाए कि 4 विदेशी व्यापारी लोग जो है हमारे भारत देश में आए थे। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि भारत में कौन जो है सबसे पहले आया और कितना ईस्वी में आया, इसको आज थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो इस दौरान भारत में मुख्य रूप से 4 विदेशी व्यापारी या 4 विदेशी देश जो है हमारे भारत देश में आए। सबसे पहले हमारे भारत देश में आए पुर्तगाली लोग हैं। ठीक है,
पुर्तगाली लोग जो है अक्सर हम लोग सुने होंगे वास्को डिगामा। क्या आप लोग को याद है वास्को डिगामा भारत कब आया था? बिल्कुल सही, 1498 में। यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत आने वाले में से पहला जो देश था वो था पुर्तगाल। और पुर्तगाली लोग जो है वास्को डिगामा जो कि एक नाविक था, है ना, वो भारत देश आया था कब? 17 मई 1498 को। ये पुर्तगाली पहला भारत में आने वाला पहला देश पुर्तगाल। उसके बाद बच्चों आए डच। ठीक है, डच कब आए थे? 1596 को। ठीक है, और किनके नेतृत्व में आए थे? कार्नोलिस डेडस्टमान। ठीक है, ये एक व्यापारी थे, है ना, क्योंकि यहाँ पर भारत जो है सूती वस्त्र, है ना, मसालों इत्यादि का बहुत अच्छा स्रोत था भारत में। तो उसे व्यापार करने के लिए दूसरे आए डच 1596 में। तीसरा जो है वो आए अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज लोग आए कब आए? 24 अगस्त 1608 को। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1600 ईस्वी में आए थे, लेकिन ये याद रखना है कि 24 अगस्त 1608 को आए थे। और 8 को आने के 7 वर्ष के बाद, ठीक है बच्चों, 7 वर्ष के बाद जो है ये सर थॉमस रो जो है उनके नेतृत्व में यहाँ पर भारत में जो है अपनी फैक्ट्री खोली गई थी, जिसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और सबसे अंतिम में आए फ्रांसीसी, है ना, 1668 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बच्चों कि भारत में विदेशी शासक जो है, विदेशी ताकतें भी हमारे भारत देश में आई थी। तो पहले आने वाले पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज थे और फ्रांसीसी थे। तो अब बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब भारत पर 4 विदेशी शक्तियाँ व्यापार करने के लिए आई, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे और वो है अंग्रेज़ों का आगमन। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देखें कि अंग्रेज जो है वह भारत देश पर एक कंपनी के रूप में आई थी। ठीक है, लगभग 1607 ईस्वी में। तो उस दौरान में जो है याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हमारे भारत देश में हुआ था। और इसके लिए इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, याद रखना है कि एलिजाबेथ वही एक महिला महारानी थी जिन्होंने भारत पर एक व्यापार करने के लिए एक कंपनी का जो है स्थापना की थी। तो याद रखना है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय कुछ व्यापारी मिलकर एक व्यापारी कंपनी की स्थापना किए थे, है ना, कुछ व्यापारियों को मिलाकर जो है एक कंपनी की स्थापना की थी। और याद रखना है बच्चों कि उस कंपनी का नाम जो है वो इस प्रकार से है, उस कंपनी का नाम जो है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। ठीक है, जब एलिजाबेथ ने उस कंपनी का नाम क्या रखा? दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। अब बच्चों ये याद रखना है कि महारानी ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, है ना, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक अधिकार पत्र यानी चार्टर जो है वो कंपनी को सौंपा। जब ये कंपनी बन गई तो उसको व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र जो है उस कंपनी को सौंपा। और इसके तहत कुछ जो है नियम बनाए गए। हम लोग थोड़ा सा इस नियम की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला नियम क्या बनाया गया? इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। किस क्षेत्र पर? यानी इंग्लैंड का कोई भी कंपनी, ठीक है, जहां पर यह कंपनी जाएगी, कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी अगर कहीं पर जाके अपना शासन अपना जो है व्यापार करती है तो वहां पर इंग्लैंड की ही कोई दूसरी कंपनी जो है वहां पर जाके व्यापार नहीं कर सकती है। उसमें इस अधिकार पत्र में दर्ज था। दूसरा है बच्चों
कि ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पर नए देशों की खोज एवं व्यापार कर सकती है। उसके तहत जो है, इस चार्टर के तहत जो है वह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नए देशों की खोज करेगी और वहां पर जो है व्यापार करेगी। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना है बच्चों कि इसमें दूसरे व्यापारिक देश, यानी अगर कोई देश व्यापार के हैसियत से कहीं पर आता है और वह भी पूरब, है ना, ये याद रखना है, पूरब के बाजार। तो बच्चों थोड़ा सा अगर हम लोग वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो पूरब ये हो गया। ठीक है, हम लोग जब मैप देखते हैं तो पूरब जो है हमारा जो मैप होता है उसका लेफ्ट साइड जो होता है वो पूरब होता है और राइट साइड जो है वो पश्चिम होता है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इंग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लैंड है, फ्रांसीसी है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे पुर्तगाली है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये यूरोप का देश है और यह देश जो है आगे हमारे भारत देश, रूस है ना, भारत देश हो गया, आपका जापान हो गया, चीन हो गया, इत्यादि देश जो है वो पूरब के आते हैं। तो यहाँ दूसरे व्यापारिक देश पूरब के बाजार में, पूरब के बाजार मतलब इंडिया हो गया, है ना, ये सारा देश, चीन हो गया, है ना, तो इसमें जो है व्यापार करने का प्रतिबंधित नहीं किया था। यानी कोई भी दूसरा व्यापारिक देश जो है वो पूरब देश में जाकर व्यापार कर सकता है। इसके बाद बच्चों हम लोग यह पढ़े थे कि जाने हम लोग कि 17 मई जो है 1498 को वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक जो है उत्तर मासा अंतरित होते हुए कालीकट पहुंचा था। कालीकट जो है आपका अभी हम मैं बताऊंगा, कालीकट जो है वो पहुंचे थे और वहां पर 1498 में जो है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहुंचा। हॉलैंड भी व्यापार के उद्देश्य से भारत पहुंचे थे, लेकिन चूंकि हॉलैंड जो है, हॉलैंड वासी जो थे वो पहुंचे थे, लेकिन उसका थोड़ा सा इतिहास जो है हम लोग के पास नहीं मिलता है। तो भारत में उच्च की, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि आखिर अंग्रेज लोग जो है या विदेशी जो है हमारे भारत देश पर इतना, आप लोग सभी बच्चों से निवेदन रहेगा कि जब भी आपको व्हाइट बोर्ड में जो भी मैं लिख दूंगा तो उसे आप लोग वीडियो को रोक कर पॉज करके जो है आप मुख्य बिंदुओं को अपने कॉपी में उतारेंगे, ताकि आपको जो है परीक्षाओं के लिए एक नोट्स जो है वह मिल जाएगी। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि व्यापारी, व्यापारी का मतलब हो गया व्यापार करना। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर अंग्रेज लोग जो है हमारे देश में व्यापार क्या चीज का या कौन कौन सी चीजों का व्यापार करते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसको साफ कर दो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में जो है वो क्या व्यापार करते थे। तो भारत में उच्च किस्म का, भारत में उच्च किस्म के रेशम, ठीक है, रेशम, सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी व नील जो है पाए जाते थे। तो भारत में जो है उच्च किस्म की रेशम हो गया, सूती कपड़े हो गए, काली मिर्च हो गई, लौंग, इलायची, दालचीनी व नील जो है उच्च क्वालिटी का पाया जाता था। और ये क्या करते थे कि ये व्यापारी भारत से सस्ते दाम पर इन वस्तुओं को खरीदते थे और यूरोपीय बाजार में भारी मुनाफा पर बेचते थे। तो यह व्यापारी कंपनी क्या करते थे, भारत से इन चीजों को
है ना, इन चीजों को सस्ते दाम पर खरीदती थी, सस्ते दाम पर खरीदती थी। लेकिन वो क्या करते थे कि यूरोपीय बाजार में, यूरोपीय बाजार में महंगे दाम पर बेचते थे। तो इन्हें कंपनी को क्या, व्यापारी लोग को क्या होता था, बहुत फायदा होता था, लाभ होता था। वे सस्ते में भारत से खरीदते थे और यूरोप के बाजार में जो है वह महंगे में बेचते थे। यहाँ तक कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो यहाँ पर लोग बच्चों देखते हैं कि रेशम सूती वस्त्र को छोड़ के काली मिर्च हो गया, लौंग, इलायची, दालचीनी जो है वो मसाले के रूप में आता है। तो जब वास्को डी गामा भारत आया था, है ना, 1498 में, और जब यहाँ से वो मसाले को लेकर यूरोप गया और यूरोप जाने के बाद जब उन सामानों को बेचा, तो उन सामानों को बेचने के बाद जो उसका समुद्री यात्रा में जितना भी खर्च था, उन खर्चों के वहन के हुए भारी उस खर्चों का वहन जो हुआ था उसका तो उसको प्रॉफिट मिला, लेकिन भारी फायदा भी हुआ, भारी मुनाफा भी हुआ। यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन सामानों की कीमत बढ़ने लगी, जिसकी वजह से इन व्यापारी कंपनियों को मुनाफा घटने लगा। और चूंकि जब भारत में पुर्तगाली लोग आए, डच लोग आए, फ्रांसीसी लोग, अंग्रेज लोग आए, तो यहाँ पर जब व्यापारी लोग अधिक आने लगा तो ये फायदा जो है कंपटीशन का मार्केट हो गया, प्रतिस्पर्धा का मार्केट हो गया, है ना। और जब प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, तो वहां पर ऑटोमेटिक जो होता है वह सामानों का दाम जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर बाजार में एक पेन जो है हम बेच रहे हैं, मात्र एक पेन है और उसको खरीदने वाले 4 आदमी हैं, तो ऑटोमेटिक है कि इसका दाम जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए तो इसमें किसको लाभ हो रहा है, जो बेचने वाले हैं उसको लाभ होगा और खरीदने वाले को नुकसान होगा। व्यापारी लोग को नुकसान हुआ, लेकिन जो बेचने वाले हैं उसको फायदा हुआ, क्योंकि उस समय जो थे वो व्यापारी जो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन हो गया था। यह परिस्थिति यूरोपीय कंपनी के लिए नुकसानदायक साबित होने लगी। व्यापार में मुनाफे कमी से यूरोपीय कंपनियां आपस में लड़ने लगी और जो नुकसान होने लगा, तो उस नुकसान से क्या हुआ कि यूरोपीय जो कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनियां जी थी, कंपनियां आपस में लड़ने लगी। ठीक है, क्यों लड़ने लगी, क्योंकि उससे घाटा हो रहा था, है ना, वो भारी मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे, जिसके वजह से वो आपस में लड़ाई करने लगे ताकि व्यापार में उसका एक छत्र राज। और वह क्यों लड़ने लगे, ताकि लड़ने लगी ताकि व्यापार में, है ना, एक छत्र राज कायम कर सके। व्यापारी लोग आपस में लड़ने लगे और यह इसलिए लड़ने लगे ताकि दूसरे को हटाया जा सके और सिर्फ एक व्यापारी हो। तो यहाँ पर देखना है कि अगर व्यापारी एक है, बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाला कम है और बेचने वाला ज्यादा है, तो नुकसान बेचने वालों को होता है। और अगर खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं, तो फायदा जो होता है वह बेचने वाले को होता है, खरीदने वाले को घाटा होता है। तो इसीलिए कंपनियां जो थी वो आपस में लड़कर एक दूसरे को भगाना चाहते थे और व्यापार में एक छत्र राज कायम करना चाहते थे। यूरोपीय कंपनियां अपने अपने व्यापारिक बस्तियों की किलेबंदी करने लगी, जिस कारण स्थानीय शासकों ने उनसे उलझना पड़ा और वह किलेबंदी करने लगी। मतलब यहाँ पर हम जैसे एक होता है ना, अभी लॉकडाउन में आप लोग देखे होंगे कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लॉकडाउन की अवधि में देखे होंगे कि लोग जो है एक विशेष अपने घर में या कहीं पर जो है हट के बाजार लगाते थे और उसमें क्या होता था कि व्यापारी लोग जो है बहुत सस्ते दाम पर खरीदते थे। यानी किसान जो है क्योंकि भोरे उठ के बेचते थे, तो उससे बेचने वाले ज़्यादा पहुंच जाते थे और खरीदने वाले जो है मनमाने दाम से वो खरीदते थे।
तो वह एक किलेबंदी होने लगी, जिसके वजह से जब किलेबंदी होने लगी तो उस जगह के जो शासक वर्ग थे उसे उलझना पड़ा। शासक, पुलिस है ना, शासक को बुलाना पड़ा, है ना, शासकों से उलझना पड़ा। व्यापार के साथ साथ इन यूरोपीय कंपनियों को राजनीति में भी हस्तक्षेप करना पड़ा, ताकि राजनीतिक रूप से मजबूत व व्यापार पर अधिकार स्थापित कर भारी मुनाफा कमाया जा सके। तो इसीलिए जो है व्यापारी लोग जो है, व्यापार के साथ साथ व्यापारी लोग जो है, चूंकि वहां के राजा के साथ व्यापारी लोग व्यापार के साथ साथ राजनीतिक, है ना, राजनैतिक रूप से मजबूत होने लगे, ताकि व्यापार में मुनाफा हो सके। क्योंकि जो राजा होते थे, जो व्यापारी लोग थे, वो इसलिए राजनीतिक मजबूती बनाते थे ताकि राजा जो है वहाँ मात्र एक व्यापारी को या एक देश के व्यापारी को ही या एक कंपनी को ही व्यापार करने की अनुमति दे, जिससे व्यापारी लोग जो है वो क्या करते थे, वहाँ के राजाओं से, वहाँ के राजनीतिक चीजों से वो जो है उलझने लगे और धीरे धीरे जो है राज्य में हस्तक्षेप करने लगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार देखते हैं कि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यापारिक हैसियत से भारत में आई और धीरे धीरे यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो आज हम लोग इतने ही दूर तक जो है इतनी ही बातों को आज समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी आप खुशहाल रहें और मन लगा के पढ़ें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।